नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीएस की रंग-बिरंगी सतरंगी दुनिया में। वर्ल्ड क्लाइमेट में अभी तक जो हम लोगों की यात्रा हुई है, वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हुई। अक्षांश-देशांतर के बीच की जो बारीकियाँ हैं, जो गतिविधियाँ हैं, वो हम लोगों ने समझी थी। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। इनके संबंध में जो भी प्रश्न आते हैं या आ सकते हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़े थे, समझे थे और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इनका अभ्यास किया। आगे चलते रहिए। हर लेसन अपने में चूंकि इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, देखने में ये सब 7-8 हैं, लेकिन अंदर से सब 7-7 हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम थोड़ा एटमॉस्फेयर को जान लेंगे, तो थोड़ा हाइड्रोस्फीयर को जान लेंगे, थोड़ा लिथोस्फीयर को जान लेंगे, तो क्लाइमेट समझने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि क्लाइमेट जो है वो इस वेन डायग्राम का सेंटर माना जाता है। क्योंकि ये अगर विंड्स है, इसको हम पवन बोल दें, ये अगर ओशन यानी वाटर है, ये हमारा लैंड अगर स्थल है, तो ये हमारी इकोलॉजी है, हमारी जलवायु। तो किसी देश की जलवायु में कई फैक्टर काम करते हैं। जलवायु अचानक नहीं बदलती, एक लंबा ड्यूरेशन इसमें होता है। तो किसी देश के क्लाइमेट के चेंज होने में हमारी पवनों का, विंड्स का रोल होता है, महासागर का भी रोल होता है, माउंटेन का भी रोल होता है। अलग अलग देश में, जैसे भारत की मानसूनी जलवायु है, तो भारत में जो हमारी परमानेंट विंड चलती है, जिनके कारण मानसून आता है, वो हिमालय, अरावली पर्वत का होना हमारी क्लाइमेट को चेंज करता है। और ओशन का कोस्ट होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसी देश की क्लाइमेट को चेंज करते हैं। इसलिए जलवायु को जब हम समझेंगे, तो हम एक साथ ज्योग्राफी के ये तीनों लेसन समझ लेंगे। विंड्स कैसे चलती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में। ओशन का पानी कैसे मूवमेंट्स करता है, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में। माउंटेन कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर में। लेकिन जब तीनों एक साथ मिल जाएं, तो जो बनता है वो हमारा इकोसिस्टम और हमारी क्लाइमेट है। तो इस तरीके से क्लाइमेट, विश्व की जितनी भी क्लाइमेट है, ये कितने टाइप्स की है, इसका क्या बेस है, क्लाइमेट को डिफाइन करती है हमारी लेटीट्यूड सर्किल, अक्षांश रेखाएं। आप सबको पता है, दुनिया अगर एक ग्लोब है, तो विश्व में जलवायु को सन से दूरी के आधार पर, लेटीट्यूड सर्किल के आधार पर कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। माना जाता है कि इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न के बीच, यानी ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, ये हिस्सा सन के सबसे नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट ऑफ सन। इसलिए इस क्लाइमेट को ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। और इसीलिए अक्षांश रेखाएं क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं। अब यही बात हम अभी आगे पढ़ेंगे, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, क्लाइमेट हमारी चेंज होती जाएगी। ये हमारी आर्कटिक लाइन है, और नीचे अंटार्कटिक लाइन है, ये सर्किल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सन से हम और दूर होते जाएंगे, तो क्लाइमेट हमारी फिर चेंज होती जाएगी। तो इस क्लाइमेट को ज्योग्राफी में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो पोलर की तरफ है, ये हमारी हो जाएगी पोलर क्लाइमेट। तो ले देकर क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं, निर्धारित करती हैं अक्षांश रेखा। यही सारी बातें आगे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? तो कुछ लोग क्लाइमेट को, वेदर यानी जलवायु को मौसम मान लेते हैं। तो वेदर अलग है और क्लाइमेट अलग है। देखिए, जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो किसी फिक्स स्थान पर, किसी फिक्स प्लेस पर, फिक्स समय में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो गतिविधियां हैं, उनमें चेंजेज को बोलते हैं। जैसे कहीं बादल आ गए, कहीं वर्षा हो गई, तो इस तरीके से मौसम तो बदलता है और उसके बदलाव जल्दी होते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या है? जो हमारा वेदर है, उसका एवरेज जो है, औसत है, वही जलवायु है।
मौसम बदलता है, लोग कहते हैं मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, लेकिन जलवायु को बदलने में 30 साल से लंबा वक्त लगता है। भारत की जलवायु मानसूनी है, तो मानसूनी क्लाइमेट है, तो मानसूनी क्लाइमेट के बावजूद भी भारत में कभी वर्षा होती है, कभी बादल वर्षा नहीं होती है। ये हमारे वेदर चेंजेज हैं जो लोकल इवेंट के आधार पर होते रहते हैं। इसलिए क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर, ये मौसम नहीं है। वेदर इज द डे टू डे, दिन बाय दिन, इवन आवर टू आवर कंडीशंस ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वायुमंडल है, दिन और घंटे में जो चेंजेज होते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। दिस मीन्स हाउ द अमाउंट ऑफ रेन, सन और विंड्स चेंजेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। डेली बेस पर जो वायुमंडल में, वर्षा में, विंड्स में, सन के टेम्परेचर में जो चेंजेज होते हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। और जबकि हाउएवर क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म्स, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस, एक लंबे समय तक वायुमंडल की दशाओं में जो चेंजेस होते हैं लगातार वही होते रहे तो वो जलवायु में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस आधार पर जो हमारा वेदर है, शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की कम समय की गतिविधियां हैं, जबकि वेदर क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, लंबे समय तक जो मौसम में जो चेंजेज होते हैं उसी का औसत जलवायु होता है। अब यहाँ देख सकते हैं वर्षा भी हो रही है, रेन चेंजेस इन द मिनट टू आवर, वर्षा कभी कम होती कभी ज़्यादा होती है, उसमें चेंजेज बहुत जल्दी होते हैं। जबकि जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये एक स्ट्रेट सीधी रेखा में होते हैं। इसमें जो चेंजेज होते हैं, एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर इन वन स्पेसिफिक प्लेस, किसी एक फिक्स स्थान पर एक लंबे समय तक जैसा मौसम रहता है, जैसे वहाँ लगातार पानी बरस रहा है, लगातार पानी नहीं बरस रहा है, उसी को हम जलवायु कहते हैं। जैसे मान लीजिए डिजर्ट्स हैं, वहाँ लगभग 20-25-30 साल से हवाएं ड्राई हैं, वर्षा नहीं हो रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो मान लेते हैं कि वहाँ मरुस्थलीय जलवायु होगी। इक्वेटर क्लाइमेट के आसपास जो देश हैं वहाँ डेली पानी बरसता है, वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी है, वर्षा भी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, रेन की क्लाउडिंग ज़्यादा होती है। इन दिस कंडीशन में हम मान लेते हैं ये विषुवतीय जलवायु हो जाएगी। तो एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक एरिया, एक किसी विशेष क्षेत्र में लगातार एक स्टेबिलिटी आ जाए तो वो जलवायु है। क्योंकि कैन चेंज विद इन मिनट्स ऑन आवर्स, जो एक शॉर्ट टर्म चेंजेज हैं उसको हम कहते हैं मौसम। यानी मौसम का एक बड़ा रूप जलवायु है, जलवायु का शॉर्ट वर्जन मौसम है। इसी बात को फिर देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट, और समझ गए होंगे वेदर क्या है। वेदर इज द टेम्परेरी कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए प्लेस, किसी एक स्थान पर जो एक वायुमंडल की जो टेम्परेरी दशाएं हैं वो वेदर है। क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर इन द प्लेस इन ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक फिक्स स्थान पर जो जलवायु में, मौसम में चेंज हुए हैं उसी का एक औसत रूप जलवायु। तो ले देकर के मौसम एक शॉर्ट बर्स्ट बेसिस एक्टिविटी है और जलवायु एक फिक्स स्थान पर एक लंबे समय तक होने वाले मौसम का जो एक स्टेबिलिटी रूप है, जो स्थायी रूप है, वही जलवायु। तो हम अब पढ़ रहे हैं जलवायु। अगला पॉइंट इसमें निकलता है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फैक्टर तो बहुत हैं, परमानेंट विंड्स, ओशन करंट्स, कोई देश जिस भौगोलिक सीमा पर है उसका एनवायरमेंट कैसा है, ये सब उसके मेन फैक्टर माने जाते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, कई से फैक्टर्स हैं, उनमें से जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोई प्लेस अगर समुद्र से दूर है या नज़दीक है तो उसकी क्लाइमेट चेंज होगी। जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया 3 साइड कवर विद ओशन, इसीलिए हमारी क्लाइमेट में मानसूनी क्लाइमेट आ जाती है। कुछ देश ऐसे जो मिडिल एशिया में हैं, जो सन से बहुत दूर हैं, सी से भी दूर हैं, तो वहाँ की क्लाइमेट ड्राई टाइप की होगी क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इसी बिहेव पर बाहर की क्लाइमेट
चेंज आपको मिलती है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में मानसूनी क्लाइमेट है, तो इन दिस कंडीशन अगर भारत में कोस्टल एरिया ना होता तो शायद मानसूनी विंड्स ना होती। तो इंडिया में देखिए ओशन है तीनों तरफ, इधर हमारे माउंटेन है, तो इन दिस कंडीशन भारत की मानसूनी क्लाइमेट में जो सबसे पहला फैक्टर है वो तो सी का हो गया, जैसे यहां पर है सी। दूसरा जो है वो आपका शेप ऑफ द लैंड, टोपोग्राफी, जो हमारे लैंड के शेप हैं, जैसे पर्वत हैं, उच्चावच हैं, ये भी क्लाइमेट को चेंज करते हैं। जिन देशों में अगर माउंटेन है, कोई विंड्स अगर चलती है तो माउंटेन के कारण उसके अपोजिट साइड में वर्षा नहीं हो पाती है। वो प्लेस, वो एरिया कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया। अब इंडिया में देखिए, हिमालय अगर ना होता, मान लीजिए ना होता, तो भारत की क्लाइमेट शायद मानसूनी ना हो पाती, क्योंकि एशिया की जो कोल्ड विंड्स हैं वो भारत में एंट्री करती। भारत जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो बन जाता कोल्ड डिजर्ट्स। और अगर हिमालय ना होता तो जो भी मानसून भारत में आता है यहाँ से टकरा करके ऊपर नहीं जा पाता, वो अंदर की ओर एंट्री करता है। और सपोज करिए कि पश्चिमी घाट ना होता तो शायद यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा ना होती। तो हमारे लिए हिमालय होना जरूरी है, जो हमारी क्लाइमेट को डिफाइन करता है। अरावली पर्वत के होने से इस पूरे हिस्से में डिजर्ट्स बन गए, मरुस्थल बन गए। भारत में मौसमी जलवायु पाई जाती है, इसलिए किस देश की क्लाइमेट में माउंटेन्स का भी होना जरूरी है, सी का भी होना जरूरी है। और ये अगर नहीं है तो क्लाइमेट चेंज होगी। ठीक, और यही विंड्स जो हमारी परमानेंट है, ये जब चलती हैं तो अपने साथ पानी लेके आती। भारत के नीचे हिंद महासागर है, जब जून का महीना होता है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, साउथ में विंटर होता है, हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन दिस कंडीशन यही विंड्स जो साउथ में हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पवनें, यही विंड्स इंडिया में एंट्री करती हैं और मानसून में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही विंड्स भारत में आती हैं और कोरियल फोर्स के अनुसार ये एंटी क्लॉक मूवमेंट करके भारत में धीरे धीरे एंट्री करके वर्षा करती है। इस तरीके से भारत की मानसूनी जलवायु में विंड्स, हाइट्स एंड सी तीनों का इंपॉर्टेंस है। बात भारत की नहीं, हम दुनिया के हर देश की बात कर रहे हैं। हर देश की अपनी क्लाइमेट है, क्योंकि हर देश की अपनी एक फिक्स लोकेशन है, तो सन से वो नज़दीक है या दूर है। ओशन करंट्स, महासागर का किनारा अगर है तो हमारी धाराएं चलती हैं। गर्म और ठंडी दो प्रकार की करंट्स होती हैं, वार्म टू कोल्ड, कोल्ड टू वार्म। जब ये चलती हैं तो अपने कोस्ट पर रहने वाले देशों की क्लाइमेट को चेंज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉर्वे जो देश है वो टैगा क्लाइमेट में आता है, काफ़ी ऊंचाई पर है, इतना कम टेम्परेचर होता है कि वहाँ चट्टाने पानी जम तक जाता है। लेकिन जब वार्म करंट्स इक्वेटर से होते हुए नॉर्वे को सलाम करती हैं, तो उस वार्म करंट के कारण नॉर्वे का जो कोस्ट है वो जम नहीं पाता, मछलियाँ वहाँ की जिंदा रहती हैं, वहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। तो इस दिस कंडीशन ओशन करंट्स का भी क्लाइमेट में रोल है। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स यानी प्रचलित पवनें, जैसे व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, वेस्टलाइज पवनें हैं, ये जब चलती हैं तो उनके कारण भी क्लाइमेट चेंज होती है। और जैसे भारत में चलती हैं व्यापारिक पवनें, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चलती हैं वेस्टलाइज पवनें जो पश्चिम से वर्षा करती हैं। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा सर्दियों में पश्चिम से होती है, हमारे यहाँ पूर्व से होती है। इसलिए ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। इसलिए ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती हैं उनके ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम रेन होगी, वेस्टर्न साइड में मिनिमम रेन होगी। तो विंड्स का भी रोल है। इसके अलावा लैंड्स यानी हाइट्स, माउंटेन, इन सब का भी रोल है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर होने का मतलब है सन से दूर होता। अब सन से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, क्लाइमेट हमें चेंज मिलेगी। और अलीनो इफेक्ट, अलीनो इफेक्ट आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो अलीनो और ला नीनो दो ओशनल कंडीशंस हैं। अलीनो एक वार्म करंट्स है जिसको एंटी ओशन करंट्स मानते हैं। तो ये करंट जब भी आती है तो इसके वार्म होने के कारण
इस गर्म होने के कारण हमारा जो मानसून है वो डिस्टर्ब होता है। इसके कारण जिन जिन देशों से एल नीनो पास होता है वहाँ क्लाइमेट चेंज होती है। हमारे जैसे देश में इसका इफेक्ट ये होता है कि जो मानसून है वो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ पाता, वो उसका किडनैप हो जाता है, मानसून का विच्छेद हो जाता है और वर्षा नहीं हो पाती। हमारे यहाँ सूखा और अकाल की कंडीशन बनती है, जबकि लालिनो की स्थिति में स्थितियाँ नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट में आपको समझने में हेल्प करेंगे। या ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे हम आगे एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें क्लाइमेट को समझने में और समझाने में एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर लेसन, हर टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक, अब आते हैं क्लाइमेट के कितने टाइप्स होते हैं। एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड वॉज अंडर ए क्लाइमेट जोन। हर देश का एक अपना क्लाइमेट जोन है। द क्लाइमेट जोन्स आर डिफरेंटेड बाई द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। अभी शुरुआत में हमने यही शुरुआती की थी। ये अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। बाई लेटीट्यूड विश्व की क्लाइमेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और मेजर क्लाइमेट जो जोन है उसमें से प्लेनेट अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन द 3 बेसिक क्लाइमेट जोन। जैसे सबसे एक है ट्रॉपिकल, सेकेंड है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट यानी सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण, और पोलर। अब थोड़ी देर मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है। फिर हम ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। ग्लोब का समझ लीजिए एक बाल समझ लीजिए, जब हम खेलते हैं इस पर हम कुछ रिंग डाल देते हैं, और ये हमारा सन है। अब सन की लाइट कहीं कम पड़ेगी, कहीं ज़्यादा पड़ेगी, कैसे मानेंगे कहाँ कम कहाँ ज़्यादा? तो लेटीट्यूड सर्किल के आधार पर हम मानते हैं कि जो हिस्सा सन के नज़दीक है या दूर है उस तरीके से क्लाइमेट चेंज होगी। तो माना यही जाता है कि इक्वेटर सन के सबसे नियरेस्ट है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। ये पूरे अर्थ को नॉर्थ और साउथ ईस्ट में डिवाइड करता है। क्योंकि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद हमने इस लेसन को इसलिए शुरुआत की क्योंकि ये लेसन तभी समझ में आएगा जब हम अक्षांश देशांतर को थोड़ा समझे रहेंगे। तो जहाँ से हमने ड्रॉप किया, क्योंकि मकान की पहले नींव बनाई जाती है फिर दीवारें उठाई जाती, तो नींव तो बन गई, अब आगे की बारी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसे ही आर्कटिक और अंटार्कटिक। आर्कटिक सर्किल और नीचे अंटार्कटिक। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये हमारे 5 लेटीट्यूड सर्किल हैं, और सन से डिस्टेंस के आधार पर अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बाय सन ये बीच का जोन नियरेस्ट ऑफ सन होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, क्लाइमेट भी चेंज होती जाएगी। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लिया जाता है जो बीच का जोन है, जो नियरेस्ट ऑफ सन है, ये हो जाएगा पूरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट लोकेटेड बिटवीन कैंसर टू कैप्रिकॉर्न। इस इमेज में देख लीजिए ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन कैंसर टू कैप्रिकॉर्न जो ये है। इस जोन में कौन कौन सी क्लाइमेट आएंगी ये सब समझाने वाली बातें हैं, आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये मान चलते हैं कि वर्ल्ड में क्लाइमेट के हम 3 जोन मान लेते हैं। यानी एक बाल में हमने अगर 5 रिंग डाल दिए तो वो बाल अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे नॉर्थ वैसे साउथ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आते हैं सेकेंड पर। जैसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट को क्रॉस करते हैं सन का शेप और दूरी बढ़ती है,
इस क्लाइमेट को हम टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। इसका सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध नाम है शीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल। जैसे नॉर्थ में होगा वैसे ही साउथ में होगा, सेम। इस इमेज में ये रीजन ये आएगा, ठीक। हमारा इंडिया आधा ट्रॉपिकल है, आधा सब ट्रॉपिकल है। अगर भारत की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो लगभग ये कर्क रेखा 8 राज्यों से पास होती है, तो इसीलिए भारत में मिक्स क्लाइमेट हमें मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर मूवमेंट करते हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश ये है, तमिलनाडु केरल ये है, जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश से केरल की ओर मूवमेंट करेंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और रंग चढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे हम हिमालय की ओर मूवमेंट्स करते हैं ऊपर की तरफ, हम सन से दूर होते जाते हैं, इक्वेटर से भी दूर होते जाते हैं, टेम्परेचर घटेगा, रंग निखरेगा। जो बच्चा हिमालय की वादियों में जन्म लेता है, जो बच्चा अंडमान के जंगलों में जन्म लेता है, ऐसे बच्चे की कोई गलती नहीं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल हैं, लेकिन माला तो एक है। हम गोरे काले बाद में होंगे, हम पंजाबी गुजराती बाद में होंगे, लेकिन पहले हम होंगे भारतीय। क्योंकि जो बच्चा कश्मीर में जन्म लेगा उसका रंग फेयर होगा, जो अंडमान के जंगलों में जन्म लेगा उसका रंग थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा का डार्क ही होगा, क्योंकि वहाँ निग्रो लाइट, ऊपर मंगो लाइट। क्लाइमेट ही बदल जाएगी तो प्रजातियां ही बदल जाएंगी। जो इक्वेटर क्लाइमेट के लोग प्लांट्स हैं वो एवरग्रीन होंगे, हिमालय के प्लांट्स में पॉइंटेड लीफ होगी, नुकीली पत्ती वाले वन होंगे, जो कि जैसे हमारे स्किन कलर, बालों की बनावट से हम मानव प्रजातियों को समझते हैं, वैसे ही पेड़ों की पत्तियों की बनावट से, उनकी हाइट से, उनके शेप से हम जान जाते हैं कि पीपल किस क्लाइमेट में होता है, और चीड़ किस क्लाइमेट में होता है, और रबड़ किस क्लाइमेट में होता है, और खजूर किस क्लाइमेट में होता है। ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो जैसी जलवायु होगी वैसे हमारे रूप रंग नक्शे होंगे, वैसे नेचर ने सांचा बनाया है। तो इस आधार पर भारत में मिक्स क्लाइमेट है। ऊपर की बात करें, ये है पोलर क्लाइमेट, जो नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ होती है। अब इस क्लाइमेट के भी कई सब पार्ट हैं, और कोपन जैसे साइंटिस्ट ने इसको कई माइनर डिवीजन में डिवाइड किया है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उलझाते हुए ना उन्हीं क्लाइमेट को पढ़ेंगे जो वास्तव में आती है, वो आ सकती है। जब आप इसको थ्योरिकल पढ़ेंगे तो, सैद्धांतिक पढ़ेंगे तो ये कंपटीशन से दूर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम जीएस पढ़ रहे हैं ना कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी का मेंस का पेपर नहीं दे रहे हैं। इसमें वो चीज़ें आ जाएं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन इससे बनेंगे तो क्लाइमेट, किस क्लाइमेट की क्या लोकेशन है, किस क्लाइमेट में कौन से देश और महाद्वीप आते हैं, किस क्लाइमेट में इकोसिस्टम क्या है, उस क्लाइमेट में फॉरेस्टिंग कैसी होती है, उसमें मानव प्रजातियां कैसी हैं, क्या उसका टाइटल्स, ये सब पूछा जाता है। और ये अगर क्लियर है तो हमें बेसिक चीज़ें जो कॉन्सेप्टिव में नहीं भी आती हैं तो चलेगा। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाते हैं, ना ही इतना ज़्यादा कि हम संभाल ही ना पाएँ, ना ही इतना कम कि हाथ में कुछ आए ना। तो बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा माना जाता है, ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज़्यादा। तो इसी आधार पर अब इसी इमेज को हम इस इमेज में कन्वर्ट कर दें, तो आप थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये सन की रेज है। माना जाता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट की पोजीशन जो है वो कैंसर टू कैप्रिकॉर्न के बीच है, ठीक। ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक कुछ ना जाए कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, लोकेटेड है बिटवीन, और ऑप्शन दे दिया जाए कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, कैंसर टू इक्वेटर, तो आंसर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी तरीके से ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर, ये आपका हो गया ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसके बाद आर्कटिक सर्किल से अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो ये जोन है, ये हमारा कहलाता है एसटी यानी सब ट्रॉपिकल। दोनों में जो आर्कटिक टू कैंसर और आर्कटिक टू कैंसर,
एंड कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक माना जाता है, जबकि कैंसर टू कैप्रिकॉर्न हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये। उसके ऊपर जाएंगे तो पोलर क्लाइमेट। तो समरी यही है कि विश्व की जलवायु को बाई लेटीट्यूड हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। और इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब विश्व में कितनी क्लाइमेट पाई जाती है तो बहुत ज़्यादा, उसमें नहीं उलझेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट अगर हम 0 डिग्री लेटीट्यूड से स्टार्ट करें तो 90 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ जाने पर इनकी क्या पोजीशन होगी। अगर ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो हम चाहे यूं चलें चाहे यूं चलें तो 0, 10, 20, 30 करते करते हम 90 तक पहुंचेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो विश्व की क्लाइमेट के कई सब डिवीजन माने जाते हैं। हमें ये जानना है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कितने सब पार्ट्स हैं और सब ट्रॉपिकल के कितने सब पार्ट्स हैं। तो एक काम इसमें हम और कर देते हैं कि ये आगे आपको हेल्प करेगा। देखिए, परमानेंट क्लाइमेट जो हमारी विंड्स हैं वो भी 3 ही टाइप्स की हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। और हमें ये जानना है कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर चलती हैं ट्रेड विंड्स। थोड़ा पीछे क्यों चलते हैं, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसमें एक काम और कर देते हैं, क्लाइमेट एंड परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो विंड्स मूवमेंट्स करती हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, वो है हमारी ट्रेड विंड्स, जो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से। अब क्यों मूवमेंट करती है, इसके लिए एटमॉस्फेयर का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। ये है ट्रेड विंड्स जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बिलोंग करती है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चलती हैं वेस्टर्लाइज विंड्स जो पोलर की ओर मूवमेंट्स करती हैं, ऐसे। यही नीचे भी होगा सेम। और पोलर में चलती हैं पोलर विंड्स, सेम। तो इतना आज अगर हम कर लें कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ट्रेड, ठीक, ये हो गया। सब ट्रॉपिकल में वेस्टर्लाइज, यानी हिंदी में बोले तो पछुआ पवन। और पोलर क्लाइमेट में पोलर विंड्स यानी ध्रुवीय पवनें। टी आर टी आर, ट्रेड और वेस्टलाइज, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। दोनों एक ही परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं माना जाता। तो हम आपको इतना ध्यान रखना है कि टी फॉर ट्रॉपिकल, टी फॉर ट्रेड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ट्रेड विंड चलती हैं, जो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हर विंड्स का अपना तरीका है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चलती हैं वेस्टर्लाइज, क्योंकि दोनों एंटी हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ट्रेड विंड का जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्टलाइज का वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, क्योंकि नाम ही इनका है वेस्ट, पश्चिम से चलने वाली। पासे पछुआ, पासे पश्चिम, पासे पोल, पोल की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए वेस्टर्न ऐसे, पोल की तरफ पश्चिम से। तो ये विंड्स क्लाइमेट को चेंज करती हैं, इसलिए इस क्लाइमेट में
जितने भी देश हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वर्षा वहाँ मैक्सिमम समर में होती है, और पश्चिम में वर्षा कम होती है क्योंकि विंड चलती है ऐसे। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विंड्स वेस्ट टू ईस्ट चलती है, इसलिए मैक्सिमम रेन वेस्ट में होती है, ईस्टर्न में वर्षा कम होती है। तो इस तरीके से इन पवनों का रोल आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना करना है। 3 प्रकार की परमानेंट विंड्स हैं, 3 ही प्रकार की हमारी क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि ट्रेड विंड्स होंगी, और सब ट्रॉपिकल में वेस्टर्लाइज और पोलर में पोलर। अब कौन सी क्लाइमेट इसमें आती है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो क्लाइमेट आएंगी उनका जो सीक्वेंस है उसी क्रम में अगली मुलाकात में हम आपसे मिलेंगे। तो सबसे पहले इक्वेटर क्लाइमेट जो 0 से 10 डिग्री मानी जाती है। फिर सवाना क्लाइमेट जो 10 से 20 डिग्री, सवाना ऊंची ऊंची घासों के मैदान है। मानसूनी क्लाइमेट भारत में 10 से 25 डिग्री के आसपास पाई जाती है, और मरुस्थलीय जलवायु 20 से 30 डिग्री के आसपास। ये 4 क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बिलोंग करती हैं, और ट्रेड विंड्स इनके रास्ते में आती हैं। यानी इस मैप के अनुसार अगर हम देखें तो ये सारी क्लाइमेट हमें मिलेंगी। जैसे इक्वेटर के आसपास इक्वेटर विंड्स, इक्वेटर जहाँ से फॉरेस्ट खत्म होते हैं इक्वेटर क्लाइमेट के बाद वहाँ से सवाना जलवायु, सवाना के बाद मानसूनी और मरुस्थलीय जलवायु। जैसे ही हम 30 डिग्री को क्रॉस करते हैं कर्क रेखा मकर रेखा को हम ड्रॉप कर देते हैं और हम आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, यानी इस बीच वाली क्लाइमेट में। इस क्लाइमेट में चलती हैं वेस्टर्लाइज विंड्स। यहाँ पर पछुआ पवनों का जलवा है, ये चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। इसलिए क्लाइमेट में डिजर्ट्स बनेंगे तो ईस्ट में वर्षा होगी, वेस्ट में सर्दियों में। तो कौन सी क्लाइमेट पछुआ पवनों से प्रभावित है या सब ट्रॉपिकल में है? उसमें मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट का मतलब है भूमध्य सागरीय जलवायु। जो भूमध्य सागर आपका देखिए ये यहाँ पर ये दिख रहा है, मरुस्थल के जस्ट बाद ये क्लाइमेट पाई जाती है। देखिए जहाँ से मरुस्थल खत्म होते हैं उसी के बाद ये क्लाइमेट है। तो 30 डिग्री के बाद ये क्लाइमेट हमें मिल जाती है, और पछुआ पवनों के कारण इस क्लाइमेट में सर्दियों में वर्षा होती है, रसीले फल पाए जाते हैं। इसलिए इस क्लाइमेट को बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड बाउल ऑफ वाइन बोलते हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट भी सेम लेटीट्यूड में है, चीन तुल्य जलवायु, बस अंतर इतना है कि चाइना टाइप क्लाइमेट मेडिटेरियन क्लाइमेट एक ही लेटीट्यूड में पाए जाते हैं, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। अगर ये अमेरिका है तो इस साइड में मेडिटेरियन क्लाइमेट है, इस साइड में चाइना टाइप क्लाइमेट है। अब आइए इधर, ये अगर यूएसए है तो ये इधर वाला जो एरिया है ये चाइना टाइप क्लाइमेट है, और ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये चाइना टाइप क्लाइमेट है, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो कुल मिलाकर के चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। तो इस तरीके से इसमें चीजें समझनी होंगी। फिर है स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी छोटी छोटी घासों के मैदान होते हैं जो 45 से 65 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। 2 घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान और स्टेपी घास के मैदान। दोनों में अंतर यह है कि सवाना ऊंची ऊंची घास के मैदान है, स्टेपी छोटी घास के मैदान है। सवाना हाईली ग्रासलैंड है, स्टेपी शॉर्टली ग्रासलैंड है। तो सवाना घास के मैदान फॉरेस्ट के आसपास पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके मिडिल जोन में पाए जाते हैं। आगे जब डिटेल करेंगे इन सबको हम विस्तार से समझाएंगे ही। अभी केवल क्लाइमेट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहिए था कि आज के क्लास में हमने पढ़ा कि क्लाइमेट होती क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट और वेदर के बीच डिफरेंट क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं, जैसे विंड्स हैं, करंट्स हैं, माउंटेन है, ये सब। फिर क्लाइमेट के टाइप्स कितने हैं बाई लेटीट्यूड, फिर उनके कितने सब टाइप हैं बाई विंड्स एंड लेटीट्यूड। इतना जानना कम नहीं होता है। ये एक लेक्चर की दिशा है और इसी दिशा को फिर दशा में बदलेंगे। पोलर क्लाइमेट में टैगा और टुंड्रा 65 से 90 डिग्री के आसपास ये क्लाइमेट मिलती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि इक्वेटर
से पोल की ओर मूवमेंट्स करते हुए विश्व की क्लाइमेट का, विश्व की रीजन का सही क्रम क्या होगा, राइट सीक्वेंस क्या होगा, और आपका समय शुरू होगा तब। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर सवाना है, सवाना के ऊपर डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट के ऊपर मेडिटेरेनियन है, उसके ऊपर स्टेपी है, फिर टैगा है, लास्ट में टुंड्रा है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक लेक्चर पैटर्न था। अगली मुलाकात में हम आपको पढ़ाएंगे इक्वेटर क्लाइमेट और क्लाइमेट से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे क्लाइमेट, उसकी लोकेशन, उसका बायो सिस्टम, उसके टाइटल, जो भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर की डिजाइन की जाएगी। और जब ये सब हो जाएगा तब बढ़िया से एमसीक्यू ला करके अपनी बात को समझाएंगे, जिससे चीज़ें और बेहतर से बेहतर हों। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं फिर। अपना ध्यान रखें। सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।